नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड की इस ऑनलाइन क्लास में पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछले टर्न पर हमने कृष्ण का ऊर्जा वितरण वक्रों की व्याख्या की थी पार्ट वन के अंतर्गत, और हमने देखा था कि वीन तथा रेले जीन्स के जो विकिरण नियम है वो कृष्ण का ऊर्जा वितरण वक्रों की व्याख्या करने में असफल रहते हैं। वीन की सहायता से, वीन विकिरण नियम की सहायता से सिर्फ जो शॉर्ट वेवलेंथ रेंज है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, और जो रेले जीन्स विकिरण लो है उसकी सहायता से हाई वेवलेंथ रीजन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन दोनों ही नियम पूर्ण रेंज, स्मॉल और लार्ज वेवलेंथ रीजन है उसको एक्सप्लेन करने में असफल रहते हैं, और इस असफलता को दूर करने के प्रयासों में सबसे जो क्रांतिकारी प्रयास था वो प्लैंक का था। इसलिए आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम प्लैंक की जो क्वांटम परिकल्पना है उसका अध्ययन करेंगे। वीन तथा रेले जीन्स विकिरण नियम के दोषपूर्ण होने के कारण प्लैंक ने क्रांतिकारी अभिधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लैंक की क्वांटम अभिधारणा कहते हैं, जिसके अनुसार कृष्णिका के दीवारों के परमाणु दोलक की तरह व्यवहार करते हैं, जिन्हें प्लैंक ऑसिलेटर या प्लैंक दोलक कहते हैं। और ये जो दोलक हैं वो उनकी जो कंपन आवृत्तियां हैं वो सारी होती हैं, यानी ये सभी संभव कंपन आवृत्तियों से कंपन करते हैं, तथा दोलक विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण सतत की बजाय विविक्त रूप में करते हैं। अर्थात इन दोलकों से ऊर्जा का जो उत्सर्जन अथवा अवशोषण होता है वो सतत रूप में नहीं होता है, बल्कि विविक्त रूप में होता है। और इस ऊर्जा का जो न्यूनतम मान है वो hν होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दोलक ऊर्जा के न्यूनतम मान hν का पूर्ण गुणज होते हैं। अर्थात इसका मान hν हो सकता है, 2hν हो सकता है, 3hν हो सकता है, जहाँ पर h प्लैंक नियतांक कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि हमने जो ऊष्मागतिकीय वीन तथा रेले जीन्स के नियम थे उसमें हमने ये माना था कि हर एक जो दोलक है उसकी जो मध्य ऊर्जा है उसका मान kT के बराबर होता है। लेकिन प्लैंक ने इस जो धारणा थी उसमें परिवर्तन किया और ये माना कि दोलकों से ऊर्जा का जो उत्सर्जन और अवशोषण है वो न्यूनतम मान hν का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात अलग अलग जो दोलक हैं वो अलग अलग आवृत्तियों से दोलन करते हैं। अतः प्रश्न ये उठता है कि इन दोलकों की मध्य ऊर्जा कितनी होगी। तो अब इसको हम पहले ज्ञात करते हैं। ये ज्ञात करने के लिए कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा की गणना हेतु प्लैंक ने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी का उपयोग किया। प्लैंक के अनुसार नियत ताप T पर nhν ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या e⁻⁻ अपॉन kT के समानुपाती होती है। अर्थात इस ऊर्जा से कंपन करने वाले दोलकों की जो संख्या है वो c e⁻⁻ अपॉन kT, जहाँ c स्थिरांक व k बोल्ट्जमैन नियतांक है, के बराबर होगी। क्योंकि किसी एक दोलक की ऊर्जा nhν व इस ऊर्जा के दोलकों की संख्या n है, अतः nhν ऊर्जा वाले दोलकों की कुल ऊर्जा जो है वो nhν nn के बराबर होगी।
अतः कृष्णिका में दोलकों की जो कुल ऊर्जा E है वो समेशन En या समेशन NH न्यू Nn के बराबर तथा ऐसे दोलकों की जो कुल संख्या कैपिटल N है इसका मान समेशन Nn के बराबर होगा। इसलिए दोलकों की जो माध्य ऊर्जा है वो दोलकों की कुल ऊर्जा अपॉन दोलकों की कुल संख्या के बराबर होगी, जिसका मान समेशन NH न्यू N अपॉन समेशन Nn के बराबर होगा। और ये जो मान है इसको हम लिख सकते हैं समेशन NH न्यू e की पावर माइनस NH न्यू अपॉन KT अपॉन समेशन e की पावर माइनस NH न्यू अपॉन KT। और ये जो मध्य ऊर्जा का व्यंजक है ये जटिल है, अतः इसे अगर हल करना हो तो इसके हल के लिए हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेते हैं और x इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन KT सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिससे एवरेज E का मान आ जाता है KT समेशन NX e की पावर माइनस NX अपॉन समेशन e की पावर माइनस NX। x को अगर हम इस समेशन से बाहर निकाल लें तो ये मान हुआ माइनस एक्स KT, और जो बाकी बचा समेशन n e की पावर माइनस NX इसको लिखा जा सकता है d अपॉन dx समेशन e की पावर माइनस NX डिवाइडेड बाई समेशन e की पावर माइनस NX। जो समेशन e की पावर माइनस NX है, चूँकि n का मान 1 2 3 हो सकता है, इसलिए ये एक समानांतर श्रेणी होगी e की पावर माइनस x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस e की पावर माइनस 3x एंड सो ऑन, जिसका जो सम है वो हुआ 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस NX 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस x, और इसलिए इसके d अपॉन dx का मान हुआ d अपॉन dx 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस x बराबर e की पावर माइनस x अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ये अगर मान रख दें तो एवरेज E जो है वो बन जाता है x KT e की पावर माइनस x अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस x, और ये मान प्राप्त होगा हमें x KT e की पावर माइनस x अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस x के बराबर। e की पावर माइनस x से अंश और हर दोनों को विभाजित कर दें तो ये मान हमें प्राप्त होता है x KT अपॉन e की पावर x माइनस 1। पुनः x का मान अगर हम h न्यू अपॉन KT इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें प्रति दोलक मध्य ऊर्जा का मान प्राप्त होगा E बार इक्वल्स टू h न्यू अपॉन e की पावर h न्यू अपॉन KT माइनस 1, और अगर इसे लैम्डा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हमें मालूम है कि न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा, इसलिए E बार बराबर SC अपॉन लैम्डा अपॉन e की पावर SC बाई लैम्डा KT माइनस 1। अब अगर हम इस व्यंजक में h का मान 0 कर दें, यानी h अगर 0 की तरफ अग्रसर हो तो उस स्थिति में e की पावर h न्यू अपॉन KT माइनस 1 इसका मान 1 प्लस एच न्यू अपॉन KT माइनस 1 बराबर एच न्यू अपॉन KT के बराबर होगा, और E बार का जो मान है वो हो जाएगा KT, यानी h टेंड्स टू 0 की स्थिति में प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से प्राप्त दोलक की जो माध्य ऊर्जा का मान है वो बोल्ट्जमान के ऊर्जा समविभाजन नियम से प्राप्त दोलक की माध्य ऊर्जा KT के तुल्य होगा। अर्थात प्लैंक का जो क्वांटम सिद्धांत है वो h टेंड्स टू 0 की स्थिति में चिरसम्मत सिद्धांत में कन्वर्ट हो जाता है, या यूँ कहें कि चिरसम्मत सिद्धांत की ओर उपगमन करता है। तो जो प्लैंक का संशोधन था वो इस माध्य ऊर्जा के रूप में ही था कि इसका जो मान है वो चिरसम्मत सांख्यिकी के रूप में हम KT कंसिडर करते हैं, जबकि क्वांटम सिद्धांतों से या प्लैंक की इस अवधारणा के अनुसार E बार का जो मान है वो h न्यू अपॉन e की पावर h न्यू अपॉन KT माइनस
1 के बराबर होगा। अब प्रश्न उठता है कि इस नियम के अनुसार विकिरण ऊर्जा का मान कितना होगा। एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में आवृत्ति परास न्यू व न्यू प्लस डी न्यू के मध्य दोलकों की जो संख्या है, हम पहले इसको निकाल चुके हैं रेलेजेंस के नियम में, और ये जो अवस्था घनत्व है एन न्यू डी न्यू, इसका जो मान है वो हमने प्राप्त किया था 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू, यानी आवृत्ति प्रास न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के मध्य एकांक आयतन में इतनी दोलकों की संख्या होगी या अवस्था घनत्व होगा। अतः इन दोलकों की संख्या को या इस अवस्था घनत्व को अगर हम एक दोलक की ऊर्जा से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो हमें आवर्ती अंतराल न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के मध्य प्रति एकांक आयतन विकृत ऊर्जा घनत्व प्राप्त होगा, जिसका मान होगा यू न्यू डी न्यू बराबर ई बार एन न्यू डी न्यू। दोनों का मान रख दें, अगर हम ई बार ई एवरेज और एन न्यू डी न्यू का मान रख दें तो ये मान हमें प्राप्त होता है 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब 1 अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 इंटू डी न्यू। और ये जो नियम है ये प्लैंक का विकिरण नियम कहलाता है। अगर इसे तरंग दैर्घ्य के पदों में लिखना हो, चूँकि न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, इसलिए डी न्यू का मान होगा माइनस सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा। तो इस एक्सप्रेशन यू न्यू डी न्यू के एक्सप्रेशन में अगर हम न्यू और डी न्यू का मान रख दें तो ये हमें प्राप्त होता है यू लेमडा डी लेमडा बराबर 8 पाई एच अपॉन सी क्यूब इंटू सी क्यूब अपॉन लेमडा क्यूब इंटू 1 अपॉन ई की पावर एस सी बाई लेमडा के टी माइनस 1 इंटू सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ये व्यक्त करता है कि लेमडा के बढ़ने पर न्यू का मान कम होता है और न्यू के बढ़ने पर लेमडा का मान कम होता है। अर्थात न्यू और लेमडा यानी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा कि आपने पहले पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है। v इक्वल्स टू एन लेमडा रिलेशन होता है। तो अगर लेमडा ज़्यादा है तो एन का मान, आवृत्ति का मान कम होगा, अगर आवृत्ति ज़्यादा है तो लेमडा का मान कम होगा। इसलिए अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो इस नेगेटिव साइन का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, सिर्फ ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसका, जो ये व्यक्त करता है कि न्यू और लेमडा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, जिससे हमें समीकरण प्राप्त लेमडा के पदों में जो विकिरण ऊर्जा घनत्व है उसका व्यंजक प्राप्त होता है यू लेमडा डी लेमडा बराबर 8 पाई एस सी अपॉन लेमडा 5 1 अपॉन ई की पावर एस सी लेमडा के टी माइनस 1 डी लेमडा। और ये प्लैंक का विकिरण नियम कहलाता है। अगर हम यू लेमडा और लेमडा का ग्राफ प्लॉट करें तो ये जो ग्राफ है वो इस प्रकार का प्राप्त होगा, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। एक्स एक्सिस के अनुदेश लेमडा है, वाई एक्सिस के अनुदेश यू लेमडा है। तो इसका जो कर्व है वो इस प्रकार का प्राप्त होता है। इस कर्व में ये जो लाइन दिखाई गई है ये प्रायोगिक वक्र है, यानी एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के उनको प्लॉट किया गया है। तो ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है और जो स्फेरिकल पॉइंट्स गोलाकार बिंदु दिखाए गए हैं ये इस प्लैंक विकिरण नियम से प्राप्त जो डाटा है उसको रिप्रेजेंट किया है। आप देख रहे हैं कि दोनों जो प्रायोगिक वक्र और प्लैंक विकिरण नियम से प्राप्त जो आंकड़े हैं वो एक दूसरे के समरूप हैं। इसलिए ये जो नियम प्लैंक का विकिरण नियम है ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है उसका जो पूरा स्पेक्ट्रम है या तरंग दैर्घ्य की जो पूर्ण परास का वक्र है उसको एक्सप्लेन करने में सफल रहता है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही।
धन्यवाद। अब देखिए अब